हाँ, नमस्कार। डॉक्टर राम एस उपाध्याय। जी नमस्कार। हम लोग आज कोविड पे आपसे जानकारी लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे अवसर पर और बहुत सारे माध्यमों से आपने बहुत सारी चीजें बताई भी हैं। इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड को आपने कोविड को लेकर नई-नई जानकारियां, नए-नए डेटा का एनालिसिस दिए हैं। हम ये चाह रहे थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो करेंट डेटा है और जो पिछले एनालिसिस है, वो आज के डेट में कितने रेलेवेंट है, कितने प्रासंगिक है और एक कंप्लीट जानकारी, वो चाहे कोविड को लेकर हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, हम 1 घंटे की लगभग बातचीत में हम ये जानना चाहेंगे कि एक कंप्लीट जानकारी हमारे पास आ जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब एक हम जानना चाहेंगे कि 3 वेव्स इंडिया में आई, कहीं-कहीं 4th वेव भी है, लेकिन ये 3 वेव्स में बेसिक अंतर क्या आपने महसूस की? जी, थैंक यू वेरी मच गीतेश्वर जी। सबसे पहले तो इस तरीके का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने आपने जो टाइम लिया है इसके लिए और जो हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, लगता है कि ये चर्चा बहुत लोगों के लिए जो है क्या है एक सूचना का स्रोत बनेगी। तो उस उद्देश्य के साथ में जो आपका जो प्रश्न है वो बड़ा वाजिब प्रश्न है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता होगा कि अभी तक हम 3 वेव्स देख चुके हैं, तो सामान्यतः इन 3 वेव्स में क्या अंतर है। तो जी, कुल जी, मिलाकर के बिल्कुल। तो देखें कि ये जो पूरा जो एक कोविड का जो प्रकरण शुरू हुआ है, वो हम लोगों को पता है कि लगभग चाइना में वुहान के दृष्टि से देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर 2019 से इस तरीके की खबरों का सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद से लेके अभी तक कंटिन्यू है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर वेव को कोई ना कोई एक स्ट्रेन या वेरिएंट जो है वो ड्राइव करता है। तो जिस समय पे शुरुआत हुई थी उस समय पे जो वेरिएंट जो इसको ड्राइव कर रहा था उसको हम वुहान वायरस बोलते थे। बाद में किसी वजह से WHO ने उन सारे नेम्स को ग्रीक लेटर्स में कन्वर्ट कर लिया और अभी उस जी, वायरस अल्फा, को बीटा हम लोग, करके। जी अभी हम उसको अल्फा वायरस बोलते हैं। तो अल्फा वायरस ने काफी हद तक केसेस को ड्राइव किया। उसकी पैथोलॉजी अलग थी, उसका जो बीमारी करने का तरीका था वो भी थोड़ा अलग था, उसके म्यूटेशंस भी अलग थे, जिस प्रकार से बीमारी फैल रही है उसके सिम्टम्स भी अलग थे। तो इस प्रकार से अल्फा वायरस यानी कि जो वुहान वायरस था उससे द्वारा जो वेब जो शुरू हुई उसको बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता था। एक बात और थी कि जो वुहान वायरस था उसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर था, तो हम सबको याद होगा कि लोगों का जो है वो स्मेल करने की शक्ति कुछ समय के लिए चली जाती थी, जी, स्वाद बिल्कुल, उनका खत्म बिल्कुल, हो जाता था। तो बड़ी आसानी से बिल्कुल। डायग्नोसिस हो जाती थी कि अगर किसी का स्मेल और स्वाद चला गया है इसका मतलब है कि इसको कोविड हो गया है। और शुरुआत में हमारे पास में उतने टेस्ट भी नहीं थे, ना तो कोई एंटीबॉडी किट थे अपने पास में, ना कोई रैपिड एंटीजन किट था। RT-PCR भी बाद में सुनिश्चित किया गया। तो हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर भी नहीं थे और उस समय पर हमारे पास में ज्यादा साधन भी नहीं थे। तो उसके कुछ प्रोमिनेंट ये सिम्टम्स या फीचर थे जो कि मतलब उस समय की बीमारी को ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद में हम लोग बीटा वायरस के दौर में आ गए, जिसमें कि हमारा डबल म्यूटेंट काफी जिसने डैमेज किया पूरी दुनिया को, है जी, क्या है इंडिया को खास करके डैमेज किया। तो उसमें कुल मिलाकर के ये हो रहा था कि उस बीमारी के अंदर हमारे लंग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे थे। यानी कि जो बीटा वायरस था, यानी कि जो जिसको हम बोलेंगे कि जो जो डबल म्यूटेंट वायरस था, वो हमारे किसी ना किसी प्रकार के लंग्स के अंदर एक इन्फ्लेमेशन पैदा करके और निमोनिया में कन्वर्ट कर देता था। और जी, निमोनिया जी, को जी। अगर ठीक समय पर अगर उसका निदान न कर पाए तो फिर जो है क्या है वो पूरा का पूरा जो है वो हमारे थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन में चला जाता था, जहां पर के मतलब उनको रक्त से जुड़ी हुई, ब्लड से जुड़ी हुई परेशानियां हो जाती थी, ब्लड प्लेटलेट जम जाते थे, या फिर कोई और ब्लड के अंदर थक्के बन जाते थे, क्लॉटिंग हो जाता था। और धीरे धीरे करके जो पेशेंट को अगर ठीक से ना संभाला गया तो वो
मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की तरफ चला जाता था। अब जो तीसरी वेव को जो ड्राइव कर रही हैं चीजें वो है ओमिक्रॉन है क्या है। अभी जो ओमिक्रॉन जो है इसमें पूरी तरीके से जो डिजीज का पैथोलॉजी है वो चेंज हो गया है। वो इस तरह चेंज हो गया है कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है वो हमारे लंग्स को उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, जबकि ये हमारे जो एयर वे होते हैं, एयर वे यानी कि जो ब्रोंकस जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये ज्यादा जी रेप्लिकेट करता है। चूंकि ये हमारे एयर वे में होता है तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम आसानी से किसी के साथ में बात करेंगे, बैठेंगे, उठेंगे तो बड़ी आसानी से दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे बात करने के साथ में ही ड्रॉपलेट्स के साथ में काफी वायरस बाहर जा सकता है। तो जी कुल जी मिलाकर के इसकी जो संक्रमण की क्षमता है, यानी कि ये ज्यादा लोगों को प्रभावित तो कर सकता है, इन्फेक्ट तो कर सकता है, लेकिन चूंकि इसका जो पैथोलॉजी, जो इसकी मारक क्षमता है वो कम है, इसकी वजह से जो है उतना इसने डैमेज नहीं किया। और यही चीज हम लोगों के एक प्रकार से पक्ष में गई है, जिससे कि ओमिक्रॉन बहुत लोगों को हुआ है, ज्यादातर लोगों को होगा भी, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए कोई ऐसी स्थिति बनने वाली नहीं है, जो कि हमारे साथ में वेव 2 के अंदर जो डेल्टा से रिलेटेड जो वेव थी, जिसने जिस प्रकार से हमको प्रभावित किया था। तो ये मतलब बेसिक अंतर है इन तीनों वेव्स के अंदर। लेकिन एक हाईलाइट पॉइंट ये है कि जी जी अब हमारा जो स्वास्थ्य जो विभाग है, जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो हमारे क्लिनिशियन का जो इस समय पे नॉलेज है, वो अब इतना बढ़ चुका है कि मतलब अब कोई भी वेव आएगी उसको बड़ी आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो जी जानकारी जी बहुत जी बड़ी है इन तीनों वेव्स के बाद में जो है क्या है। तो मतलब एक तरह से बेसिक अंतर तो मैं यही कह सकता हूँ इसके अंदर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जानकारी काफी आ गई है और इससे निश्चित रूप से मरीजों के इलाज में काफी मदद मिलेगी। हम थर्ड वेव से आगे बात शुरू करेंगे, उसके पहले एक नए वायरस की बात आ रही है जो वुहान के लैब में ही मेरे ख्याल से टेस्ट हुआ है और चाइना का कहना है कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है, न्यू कोव वायरस। इसके बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी दे सके तो हम्म अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर हम थर्ड वेव और आगे की बात फिर करेंगे। हम्म। तो जैसे ये जो न्यू कोव वायरस जिसके के ऊपर अभी ये बात हो रहा है, एक्चुअली इसको जो रशियन लैब है, रशिया ने इसको रिपोर्ट किया है। तो जी जी उन जी लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और कुछ टेस्ट्स जो हैं वो वुहान लेबोरेटरी में भी हुए हैं। तो जी ये एक संभावना के तौर पे इसको अभी देखना चाहिए कि ये जो न्यू कोव जो वायरस है वो अभी तक एनिमल के अंदर है। ये वायरस अभी तक किसी व्यक्ति या किसी पेशेंट के अंदर नहीं मिला है। ठीक है ना, अभी तक है क्या है। जी आगे जी जाकर के अभी ये आप ये कह सकते हो कि अगर इसके अंदर एक म्यूटेशन और हो गया तो फिर ये आदमी को भी प्रभावित करने लगेगा। तो ये एक तो क्या संभावना है। डॉक्टर साहब, क्या ये एक लहर को और जन्म दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। कोई भी वेरिएंट जिसकी पैथोजेनेसिटी ज्यादा होगी या जिसकी संक्रमण क्षमता ज्यादा होगी तो नेचुरली जो है क्या है वो अगली वेव को ड्राइव करेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वायरस जिसका न्यू कोव का हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये वायरस के बारे में संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि ये जो वायरस है उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे मर्स जो वायरस था, तो मर्स जो था वो मिडिल ईस्ट के अंदर था, जो कि कैमल से आया था, और उसकी मारक जी जी क्षमता बहुत ज्यादा थी कि यदि 3 लोगों को यदि वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें से एक आदमी निश्चित रूप से मर जाता था। तो जी उसकी जी जो जी जी जो उसकी जो लिथैलिटी थी मर्स की वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन संक्रमण क्षमता जो है वो बहुत कम थी। तो जिन लोगों को प्रभावित किया उन लोगों को तो मतलब इस परेशानी हुई, लेकिन ज्यादा फैला नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब जो है ये कोरोना वायरस और मर्स ये दोनों मिलकर के जिस तरीके का ये वायरस बन रहा है जिसको न्यू कोव कह रहे हैं, तो ये जो वायरस है यदि ये इसके अंदर एक म्यूटेशन और हो जाता है तो फिर ये आदमी यानी मनुष्य को भी संक्रमित करने की क्षमता पा जाएगा।
इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही हैं। तो इस समय पे इससे पैनिक होने का या परेशान होने का जरूरत नहीं है। जानकारी और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, पब्लिक के लिए शायद उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि इसको लेकर अब लोग थोड़ा थोड़ा सीरियस होने लगे थे। आपने अच्छा बताया, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च आ रहे थे और बहुत सारे जानकारियां आ रही थी कि जैसा आपने भी बताया कि 3 में से 1 आदमी के डेथ की संभावना इसमें हो जाती थी। तो अपनी बात को फिर से हम थर्ड वेव पे ले जा रहे हैं कि थर्ड वेव की आज की जो सिचुएशन है, ये कहाँ पे जाके रुकेगी? देखिए, अब इसमें क्या है कि सारे जो जितने भी विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जितने भी स्टैटिशियंस हैं, बायो स्टैटिशियंस हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, तो उन सब लोगों का एक अपना अपना इसके ऊपर मत है। और इनमें से मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति का अपना एक थ्योरी है, एक अपना एनालिसिस है। इसमें एकदम से सही कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं क्या समझता हूँ वो मैं शेयर कर सकता हूँ कि जो थर्ड वेव, जो हमारे हमको जो थर्ड वेव जो एक ओमिक्रॉन की वजह से आया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ओमिक्रॉन जो है वो धीरे धीरे हमको एंडेमिक की सिचुएशन में लेके जा रहा है। तो एक प्रकार से यदि हम देखें कि जब ओमिक्रॉन हमको एंडेमिक की सिचुएशन में लेकर के जा रहा है और सब लोगों को ओमिक्रॉन धीरे धीरे करके हो ही रहा है, सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, सारे कंट्रीज रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रही है। हमारे यहाँ का इंडिया का भी जो डेटा है, जो जिनोमिक्स जो सिक्वेंसिंग का, उसका भी अगर आप देखोगे तो लगभग 90% के करीब जो है क्या है, हमको अब ओमिक्रॉन मिल रहा है टेस्ट के अंदर। यूएस के अंदर लगभग 99% ओमिक्रॉन हो चुका है। तो कुल मिलाकर के कहने की बात क्या है कि ओमिक्रॉन ने पूरी तरीके से डेल्टा को लगभग रिप्लेस कर दिया है। तो जब सब लोगों के अंदर अगर ओमिक्रॉन ही हो जाएगा और ओमिक्रॉन में कोई इस प्रकार का नया म्यूटेशन नहीं होता है, अब क्या है, ठीक है ना, तो इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कभी कोई वेव आनी चाहिए। लेकिन संभावनाएं हमेशा रह सकती हैं, उनकी एक अलग बात है। लेकिन ये एक प्रकार का एक एंडेमिक स्टेज होगा जिसमें कि कुछ पॉकेट के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, किसी सिटी के अंदर कुछ केसेस आते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस प्रकार के केसेस जो हैं वर्ल्ड वाइड हो जाएं, जिस प्रकार से हमको एल्फा के केस में या फिर डेल्टा के केस में या ओमिक्रॉन के केस में देखने के लिए मिला था। तो मेरा मानना यही है कि यदि जो है क्या है, यदि हम मान सकें तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट वेव तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की एक एंडेमिक जो सिचुएशन है वो शायद कंटिन्यू करेगी कुछ वर्षों तक, है क्या है। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी बताया था और करीब 1 महीना पहले आपने कहा था कि ये एक तरह की नेचुरल वैक्सीन की तरह है। और कल की रिपोर्ट थी इंडिया के सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में कि आईसीएमआर ने भी उसकी पुष्टि की है कि ओमिक्रॉन जिसको हो गया दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस नहीं के बराबर है। लेकिन कुछ डॉक्टर और कुछ मेडिकल साइंटिस्ट अभी भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के हल्के लक्षणों को हल्के में लेना उचित नहीं है, क्योंकि ठीक हो भी गया तो आगे क्या होगा अभी इसके डेटा नहीं है हमारे पास, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसके बारे में देखिए, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, तो सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि ओमिक्रॉन को एकदम से नेचुरल वैक्सीन कहना तो मतलब उचित नहीं है। मतलब आप एकदम से एक टर्म को दूसरे टर्म में लेके नहीं जा सकते हैं। बट ये है कि की हाँ, तरह हाँ, जी। हाँ, कि जनरली जो है, मतलब जो ओमिक्रॉन है वो भी वही वायरस है जो हमको अभी 6 महीने पहले परेशान करके चुका है। सिर्फ उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो गए जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि वो अभी वायरस नहीं है, अभी वो भाई बन गया अपना, है क्या है, वो अभी जी भी जी जी वायरस ही है। ठीक है ना। तो उसके जी साथ में जी उतनी ही सतर्कता रखनी है जितना हम पहले रखते आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि जितना ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा लोगों को होगा, और उन लोगों को अगर वैक्सीन भी नहीं लगा है पहले से, पहले का कोई नेचुरल इन्फेक्शन भी उनको नहीं हुआ है, तो हमेशा चांसेस रहेंगे कि इसके अंदर म्यूटेशन होकर के
कोई नया वेरिएंट बन जाए जो शायद इससे ज्यादा खतरनाक हो, तो ये संभावना तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इसको नेचुरल वैक्सीन की तरह से मैंने जो एक्सप्लेन किया था, उसका जो रीजन था वो क्या था कि जैसे जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो वैक्सीन में आपको पता है कि ये वैक्सीन की पैथोजेनिसिटी बहुत कम होती है, लेकिन देते तो हम वायरस ही हैं। अगर हम इनएक्टिवेटेड वायरस ही दे रहे हैं बॉडी को, क्या है जी उससे बिल्कुल हम बिल्कुल। अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं। इतना ही फर्क है। अभी जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन क्या है कि वो भी आपको जो है आपको डिजीज नहीं दे रहा है, उतना ज्यादा आपको अभी परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपकी बीमारी नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना, साइड इफेक्ट्स उतने ज्यादा इस समय पर तो नहीं है। तो एक प्रकार से और इसको रोका भी नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा है, जिसका के आरओ फैक्टर जो है लगभग 5 या 5 से ज्यादा है। तो बड़ी आसानी से लगभग वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन हमारा प्रयास यही था कि एक ही टाइम के ऊपर सारे लोग इससे प्रभावित ना हो जाएं, और उसमें ऐसे लोग प्रभावित ना हो जाएं जिनको के पहले से कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है जी ना। जी तो उसकी वजह से उस पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है। तो हमको सतर्कता तो रखनी है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बोला कि जैसे वैक्सीन के से हम एक लिमिटेड अमाउंट में इसको देते हैं और उसका प्रभाव जो है हम अपने इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से ओमिक्रॉन भी इस समय लगभग वैक्सीन जैसा ही काम कर रहा है कि हमको बीमारी तो कम हो रही है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक प्रकार से ट्रेन करने में हमारी मदद कर रहा है। तो एक प्रकार से ये वैक्सीन की तरह से ही इसको समझा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है ओमिक्रॉन लेने के लिए निकल पड़े कि इधर भीड़ में जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जाकर के ओमिक्रॉन मुझे हो जाओ, ऐसा सिचुएशन पैदा नहीं करना है। इट इज नॉट ए वैक्सीन, इट इज स्टिल ए वायरस एंड वी नीड टू बी केयरफुल, ठीक है ना। बट ये है कि ये जो ओमिक्रॉन है उसका जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या हो रहा है, इसलिए इसको हम एक नेचुरल वैक्सीन, मैंने बोला शुरू में कि जिसको ओमिक्रॉन हो गया है उसके अंदर लगभग 14.5 फोल्ड ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगी ओमिक्रॉन के प्रति, है क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन आपको दोबारा नहीं होगा। जो डेल्टा जो वेरिएंट है उसके अंगेस्ट जो है क्या है, ये 4.5 गुना ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि दोबारा से आपको डेल्टा भी नहीं होगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसलिए ये एक प्रकार जी। से मतलब एक एक नेचुरल ब्लेसिंग है कि यू हैव गॉट ए वायरस इन सम फॉर्म that is not giving you enough disease, okay, but at the same time it may protect you from the reinfection of delta as well as from the omicron. So that's how we can explain कि नेचुरल वैक्सीन बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये एक बोलने की बात है, बट स्टिल वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ओमिक्रॉन भी एक वायरस ही है और उसे वायरस की तरह से ही डील करना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत अच्छे से क्लियर किया डॉक्टर साहब आपने। और अक्सर हम लोग देख भी रहे हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनके लिए उतना ही घातक है ओमिक्रॉन जितना डेल्टा या दूसरे वायरस थे। तो बहुत अच्छे से क्लेरिफाई आपने कर दिया कि है तो ये कोरोना वायरस ही। हाँ, अगर पहले से आपने वैक्सीन ले लिया है तो ये आपकी एंटीबॉडी को और ज्यादा बढ़ा देता है और आपको प्रोटेक्शन ज्यादा देता है। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन जो है ये आज के जो हमारे पास डेटा है उससे क्या लगता है आगे म्यूटेशन और होता है तो ये और मजबूत होगा और कमजोर हो सकता है या अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और एक चीज और है कि जैसे डेल्टा पे दवाएं काम कर रही थी, ओमिक्रॉन पे एज सच दवाओं की बहुत जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन जिसको पड़ रही है वहां दवाएं उतनी काम नहीं कर रही है, देखने में आ रहा है। हाँ तो देखिए, एक ये तो क्यों है, इसका थोड़ा क्लियर कीजिए। जी जी एक तो चीज क्या है कि इसके बारे में जो मेरा अपना खुद का एनालिसिस है और जो मैंने जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स पढ़े हैं कि ये जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस अचानक से आ कैसे गया, ठीक है ना।
क्योंकि जो ओमिक्रॉन और जो बाकी के जो वायरस हैं, यानी कि अल्फा से लेकर के डेल्टा के जितने भी वायरस हैं, यानी कि कुल मिलाकर के इसके पहले 4 वायरस हैं जिनको के हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। ओमिक्रॉन को मिलाकर के 5 हो जाते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे बीच में हुए, लेकिन वो रिसर्च पर्पज के लिए हैं। बट WHO ने और CDC ने जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है, वो टोटल 5 वायरस हैं। तो इसके पहले के जो 4 वायरस हैं उनका हमको पता है कि उनका ओरिजिन क्या है, कि वो किस प्रकार से जो है क्या है वो मतलब वो आए जो है क्या है, ठीक है ना। उनकी एक तरह से किस प्रकार से उनका स्वरूप बदला, उनका वेरिएंट का नेचर बदला। तो हमें ये पता है कि अगर ये वायरस जो है क्या है वो यहाँ से शुरू हुआ तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुए, तो परिवर्तन होने के बाद में ये वायरस बन गया, उसके बाद में और परिवर्तन हुआ तो ये वायरस बन गया, ये परिवर्तन हुआ तो ये वायरस बन गया। तो इस प्रकार के 4 वायरस हुए, लेकिन उनका ओरिजिन जो है क्या है एक जगह से हो रहा था। अब ये अचानक से जो ओमिक्रॉन है ये ऐसा हो गया कि अभी तक हम यहाँ बात कर रहे थे, ये अचानक यहाँ से आ गया। तो जब ये यहां से आ गया तो ये एकदम से इन सारे वायरस से अलग है। तो इसके ऊपर जो रिसर्च में जो रिपोर्ट्स के अंदर जो आया कि ये जो है एकदम अलग है, यानी कि एक अलग लीनिएज है, यानी कि इसका उद्गम ही एक अलग जगह से हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इसका ओरिजिन अलग है तो ये कहां पर था, तो उसके बारे में जो टेस्ट रिपोर्ट्स आए हैं उसमें क्या है कि किसी प्रकार से ये जो वायरस है वो ह्यूमन में से जंप करके किस में चला गया, माउस के अंदर, चूहे के अंदर। तो चूहे के अंदर जब ये चला गया, क्योंकि ये तो वायरस था तो एनिमल के लिए ही, लेकिन बाद में जो है इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया जिससे कि ये हम आदमी को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये वापस चूहे में चला गया। चूहे में जाकर के इसने अपने आप को तैयार किया उसके रिसेप्टर से जुड़ने के लिए, ना कि मनुष्य के रिसेप्टर से जुड़ने के लिए। तो एक प्रकार से ये क्या हुआ, ये एनिमल स्पीसीज जंप हुआ, यानी कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जंप लिया, ठीक है ना। और इस पूरे टाइम के अंदर जो है क्या है, ये वायरस अपने आप को मास्टरी प्राप्त करता रहा इन्फेक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन मारक क्षमता जब आएगी जब ये ह्यूमन के S2 रिसेप्टर को बाइंड करे। तो इसने अपने आप को तैयार कर लिया चूहे के रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। तो इस प्रकार से अब क्या हो रहा है कि ये जो है क्या है वो हमारे S2 रिसेप्टर से पूरे अच्छी तरीके से बाइंड नहीं कर पा रहा है, जिसकी की वजह से हमको उतनी जो है क्या है बीमारी पैदा नहीं हो रही है। तो एक प्रकार से ये जो वायरस है वो पूरी तरीके से मतलब एक प्रकार से एनिमल स्पीसीज से पैदा हुआ है, एनिमल स्पीसीज जंप से पैदा हुआ है, ना कि अल्फा बीटा या डेल्टा की क्रोनोलॉजी में पैदा हुआ हो, ठीक है ना। तो इसलिए जी इस जी। वायरस के सारे फीचर्स, सारे सिम्टम्स, सब कुछ एकदम अलग हैं। और चूंकि आपने दवाइयों का बात किया, तो कुल मिला के बात क्या है कि लोग ज्यादातर जो एंटीवायरल दवाइयां हैं वो तो काम करेंगी, लेकिन एंटीवायरल अभी तक हमारे पास उतने स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। और एंटीबायोटिक्स को तो यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए दी जाए। तो काफी लोग हैं जो अपनी मर्जी से एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर सिफेक्सिम या सेफेरोस्पोलेरिन इस तरीके की मेडिसिन्स को यूज कर रहे हैं। तो अगर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो उनके गले में है, किसी वजह से डॉक्टर ने एडवाइज किया है, तो वो ले सकते हैं। बाकी जो है एंटीवायरल स्पेसिफिक ओमिक्रॉन मेडिसिन अभी तक इस तरीके की नहीं है। 2 मेडिसिन फिलहाल में अप्रूव हुई हैं, मर्क और फाइजर से। इंडिया में भी शायद जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, तो शायद हमको कुछ और राहत मिल सकती है। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर साहब इस आपके इस डिस्कशन से एक क्वेरी आई है, गुड वायरस बैड वायरस ऐसी कोई चीज है क्या? गुड वायरस बैड वायरस? नहीं, गुड वायरस बैड वायरस तो मतलब क्वेश्चन क्या है, पूरा है क्या है? क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला कि वायरस जो है चूहे में गया और चूहे से वो ओमिक्रॉन बन के बाहर आया,
जो भी चेंजेस हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो ये थेसिस में हम कुछ आगे हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हम काम कर सके क्या कि हम अगर ओमिक्रॉन जैसा लैब से कोई ऐसा गुड वायरस निकालें जो पूरे इन्फेक्शन को खत्म करे। ओमिक्रॉन तो नेचुरली आ गया, तो हमारे हिसाब से नहीं डिजाइन होगा, उसको नेचर ने डिजाइन कर दिया, चूहे में गया, चूहे में से चेंज होकर आया। लेकिन हम लैब में इसी तरह का प्रयोग करें और चूहे से नया वायरस लेके आए जो इस वायरस को, जो कोरोना है, उसको खत्म करे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये साइंटिफिक। हाँ, ये एक रिसर्च का विषय है एक, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बहुत लॉन्ग शॉट है, क्योंकि कितना मतलब ये कंट्रोल्ड होगा, इस प्रकार का कोई प्रोसेस है क्या है, तो उसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक अच्छा आइडिया है कि इस आइडिया को किस प्रकार से मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही सब्जेक्टिव डिस्कशन है। तो मतलब यह है कि संभावनाएं तो निश्चित रूप से हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी वैक्सीन बनाने की लेबोरेटरीज हैं, वो ओमिक्रॉन जैसा वैक्सीन नहीं बना सकती थी, ठीक है ना। क्योंकि इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करना कि कोई आप कहां पर म्यूटेशन करोगे, कैसे करोगे, और आप हर म्यूटेशन को आप चेक नहीं कर सकते कि ये पब्लिक में कैसे प्ले करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की थ्योरी के साथ में लैब तक तो रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट गो टू द विद दैट काइंड ऑफ ए आइडिया इन पब्लिक। लेकिन मैं कहूंगा कि ये नेचर ने एक ओमिक्रॉन के रूप में एक ऐसी वैक्सीन बना दी है जो कि सारे लैब मिलकर के नहीं बना सकते थे। पंकज जी थे मुंबई से, बहुत रेलेवेंट सवाल आपने पूछा। डॉक्टर साहब, जो बच्चों की मौत हो रही है ओमिक्रॉन से, तो ये इसका कारण वैक्सीन न लगना है या ओमिक्रॉन का बच्चों से कुछ खास है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर ही रहा है? हाँ, इस बार ये तो देखने में आया है कि बच्चों को मतलब इन्फेक्शन तो ओमिक्रॉन का हो रहा है, लेकिन ये है ना कि हॉस्पिटलाइजेशन और जो डेथ के जो केसेस हैं मतलब उतने ज्यादा नहीं है, बट हाँ कुछ केसेस हैं। लेकिन यदि उनको समय के ऊपर यदि उनको उपचार मिल गया है तो उस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जब ओमिक्रॉन या कोई भी इस लीनिएज का कोई भी वायरस जब अटैक करता है तो जनरली जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जिसको MIS बोलते हैं, उस प्रकार की सिचुएशन बच्चों में जनरली पैदा हो जाती है। तो यदि उसको समय के ऊपर न देखा जाए डॉक्टर के द्वारा और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू ना हो तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। बाकी ओमिक्रॉन का कोई विशेष बच्चों की बायोलॉजी से कुछ संबंध नहीं है कि उनकी बायोलॉजी में कुछ ऐसा कुछ चेंज है जिसकी वजह से वो बच्चों को ज्यादा अटैक कर रहा है। ऐसा कम से कम रिसर्च से तो प्रमाणित नहीं है, जो है क्या। एक लेमैन क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जो हर आदमी जानना चाहता है कि ये पहले वेव से ही ये सवाल है और आज भी रेलिवेंट है कि लक्षण जो आते हैं डेंगू के, चिकनगुनिया के या कोरोना वायरस के, लगभग एक ही तरह है। अब जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन है उसके लक्षण के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि ये वायरस का इन्फेक्शन है या डेंगू का है या चिकनगुनिया का है? हाँ, देखिए, सबसे मेन चीज तो क्या है ना कि ये बात आपने सही बोली है कि इन सबके जो सिम्टम्स हैं ना वो थोड़े से मिक्स्ड सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। जी। तो लेकिन जब भी इस समय में जितने भी लोगों को इस प्रकार के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम जनरली मान के चल रहे हैं कि शायद उनको ये ओमिक्रॉन के ही सिम्टम्स होंगे और ओमिक्रॉन के तरीके से ही उनको लेना पड़ेगा। यदि किसी स्थिति में यदि उनके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े भी चेंज होते हैं या उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको तुरंत जो है अपने क्लिनिशियन के संपर्क में जाना चाहिए। और क्लिनिशियन चूंकि एक एक्सपर्ट है, वो इन सिम्टम्स को बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट करके और उचित मार्गदर्शन करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। बाकी जो डेंगू के केस में जैसे हमको पता है कि हमको बहुत हाई फीवर आता है, ठीक है ना,
ओमिक्रॉन के केस में क्या होता है कि हमको उतना हाई फीवर नहीं आता है। ओमिक्रॉन का फीवर जहां तक मैंने देखा है, अभी तक मैंने 99 से 101 के बीच में ही लोगों के फीवर देखे हैं। मैंने अभी तक किसी का फीवर ज्यादा देखा नहीं है। डेल्टा के केस में जरूर लोगों का फीवर 103 या उसके ऊपर भी जी लोगों का बिल्कुल। चला जाता था। 103 हाँ। से 105 है क्या है। और ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है, छोटा यानी कि 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो जो सिम्टम्स हैं वो भी आपके बड़े जल्दी से आ जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि कुछ तो आपके साथ में हो रहा है। लेकिन जब पहले जो डेल्टा वायरस था उसके सिम्टम्स 7 to 10 डेज में आते थे, तो बहुत लोगों को देरी हो जाती थी उसको पकड़ने में है क्या है। लेकिन यदि आपके सिम्टम्स 3 दिन में आ गए हैं और वो नॉर्मली रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको राहत नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो फिर यह है कि कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपके शरीर के ऊपर आपने हाथ घुमाया और पता लगा कि इसमें ब्रूज पड़ गए, जो है क्या है, तो ब्रूज पड़ गए, आपको लाल नीला कुछ थक्के या कुछ चकते जैसे नजर आ रहे हैं, आपके घुटनों में जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। तो डेंगू के केस में जनरली हमारे प्लेटलेट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं, और उनके अगर प्लेटलेट हमारे प्रभावित हो रहे हैं तो हमारे बॉडी पे कहीं ना कहीं पर आपको एक सिग्नल मिल जाता है। लेकिन यदि हम खुद से देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो है अपने आप से इतने ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 दिन में यदि राहत नहीं मिलती है तो मतलब चिकित्सीय सलाह जो है क्या है वो ले लेनी चाहिए, वो ज्यादा उचित होगा। डॉक्टर साहब, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर देखा गया है कि एक साथ चिकनगुनिया का भी इन्फेक्शन था और साथ में ओमिक्रॉन का भी था। ऐसी स्थिति में मरीज को क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी स्थिति में क्योंकि मरीज, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो वायरस मान के इलाज शुरू करते हैं और एक चीज का दवा देते हैं और पता चला कि दूसरी चीज से भी उनको प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक तो मेन चीज क्या है ना कि जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो भी आपकी छोटी से छोटी डिटेल्स हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है, वो चाहे आपको लगता हो कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर के साथ में पूरी तरीके से बताएं, समझाएं कि आपको ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आप अपने सिम्टम्स को जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे से डॉक्टर भी आपको ट्रीट कर पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हम लोग जब थे तो बताते थे कि कोई भी वकील केस नहीं जीतता है। आपका जो जो जिस बंदे को केस लड़ना है, जितना अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देगा उस वकील को, एडवोकेट को, उतना अच्छे से वो आपको डिफेंड कर पाएगा। उसी तरीके से डॉक्टर के साथ में भी क्या करना है कि यू नीड टू शेयर ऑल द स्मॉल स्मॉल डिटेल्स, वट एवर यू कैन शेयर, ठीक है ना। तो उसमें से वो लोग चूंकि एक्सपर्ट्स होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों चीजों को फिगर आउट करके आपको शायद एक चीज के लिए ट्रीटमेंट दे देंगे और उसके साथ में कवर ट्रीटमेंट भी दे देंगे, जिससे कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी ना हो। डॉक्टर साहब, लक्षणों के आधार पे बहुत सारे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और मैक्सिमम लक्षण देखकर ही इलाज कर रहे हैं, सिम्टम्स देखकर, जो सिम्टम्स की आपने बात की। तो ये कहाँ तक उचित है? बिना जांच के दवा लेना या एडवाइस देना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मतलब अगर कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि एक डॉक्टर की एक तैयारी है, उसकी एक स्टडी है, उसकी एक प्रिपरेशन है। न जाने अब तक उन्होंने हजारों मरीज देख चुके हैं, तो दे कैन डिस्क्रिमिनेट, उनके पास में उतना आइडिया है कि ये क्या बीमारी हो सकती है और इसका क्या ट्रीटमेंट उनको देना चाहिए। तो एंड दे हैव दैट डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑल्सो, दे कैन डिसाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट कि उनके पेशेंट के लिए क्या लाभकारी होगा, इस प्रकार का वो ट्रीटमेंट कभी भी उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है जी क्या जी है, ये हमेशा उचित रहेगा यदि संभावना है, अगर हम टेस्ट करा सकते हैं तो जनरली डॉक्टर्स भी टेस्ट के लिए लिख ही देते हैं। और आजकल कोविड का टेस्ट का कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो हम खुद से भी
संज्ञान लेकर के हम खुद से भी टेस्ट करा सकते हैं और रिपोर्ट के साथ में डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, वो एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर है कि डिस्क्रिशनरी पावर है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेटरी तो उसकी नॉलेज से है, ठीक है ना, और डिस्क्रिशनरी ये है कि बिकॉज ही डजंट नीड टू फॉलो एनी गाइडलाइन, ठीक है ना। इफ ही फील्स दैट ओके दिस इज समथिंग गोइंग टू हेल्प द पेशेंट, ही कैन ऑलवेज लाइक ए गिव दैट ट्रीटमेंट। तो दोनों बातें हो गई, होपफुली क्लियर हो गया होगा अब आपको। जी जी जी, वो खाली क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा। जी डॉक्टर साहब, सेकेंड वेव के समय अक्सर देखने में आया था इंडिया में और छोटे शहरों में, खास तौर से, बड़े शहरों में तो डॉक्टर काफी अवेयर थे, डॉक्टर बच रहे थे इलाज से क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। मरीज भी बताने में डर रहे थे कि कंटेनमेंट जोन में आ जाएगा उनका इलाका। तो अभी भी छोटी जगहों पर बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है। तो एक एक आपका एक्सपर्ट गाइडलाइन मैं चाह रहा हूं कि आरटीपीसीआर में अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो मरीज को क्या करना चाहिए और प्रिकॉशनरी या इलाज के लिए कौन कौन सी दवा लेनी चाहिए जो बिना डॉक्टर के सलाह के भी ले सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले मेन बात तो यह है कि देखिए कि इस समय ज्यादातर जो है लोग रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद से ही वो घर में अपने आप को टेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि यदि आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट के अंदर यदि आप पॉजिटिव आते हो तब तो आप उसको पॉजिटिव मान लो, नंबर एक बात। और यदि आप नेगेटिव आते हो तो टेस्ट को दोबारा करो, क्योंकि आप टेस्ट तभी कर रहे होंगे जब या तो आपके घर में या आपके मिलने वालों में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया होगा, या या आपके लक्षण अपने होगा। सिम्टम्स, हाँ, या आपके सिम्टम्स ऐसे हो रहे होंगे, आप उसको कंफर्म करना चाहते हो कि कहीं आपको भी तो नहीं हो गया है। तो ऐसा मान करके आपको 2 किट यूज करने चाहिए। एक किट में यदि आप पॉजिटिव आ गए हो तो पॉजिटिव ही मानो, ठीक है ना, और अपने आप को आइसोलेशन में आप ले लीजिए, ठीक है कि नहीं। और यदि आप नेगेटिव आ रहे हो लेकिन आपके सरकमटेंसेस ऐसे बने हुए हैं कि उन सरकमटेंसेस के अंदर आप पॉजिटिव हो सकते हो, तो एक बार दोबारा से टेस्ट करो। दोनों बार जब आपका नेगेटिव आ जाए तभी आप अपने आप को नेगेटिव मानो। ये तो हो गई एक बात है क्या है। दूसरी बात है क्या है, जो आरटीपीसीआर जो लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो श्योर शॉट पॉजिटिव हैं और उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए। अभी जो सीडीसी की और जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है इस समय के ऊपर, वो जनरली 7 दिन की गाइडलाइन है। कुछ कुछ जगह पे यूके वगैरह में 5 दिन का गाइडलाइन है कि आप 5 दिन के अंदर आइसोलेशन में चले जाओ और 5 दिन के बाद में यदि आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए हैं तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हो। और कुछ कंट्री के अंदर 7 दिन के लिए बोला हुआ है। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि 5 दिन के बाद में ना आने के बजाय 7 दिन के ऊपर आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या आपके जान पहचान वाले लोग हैं और उनको साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है, या कोई ऐसा कोई बच्चा है जिसको के कोई इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है कि वो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर है, या फिर उसको जुवेनाइल जो बच्चों का डायबिटीज है जिसको डायबिटीज 1 बोलते हैं, ज्यादातर डायबिटीज 1 है। तो इस तरीके के यदि आपके चारों तरफ अगर इस तरीके के लोग हैं, या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी पेशेंट का, ठीक है ना, तो इस तरीके के जो लोग हैं उनमें इस तरीके की चीजें ना फैलें। तो एक तो सतर्क रहना है, टेस्ट को इस प्रकार से करना है और टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद में अपने आप को कम से कम 7 दिन के लिए आइसोलेशन में ले जाना है। डॉक्टर साहब, अगर 7 दिन के बाद भी नेगेटिव नहीं आता है रिपोर्ट, तो क्या आइसोलेशन पीरियड खत्म माना जाएगा? वो इस लायक हो जाते हैं कि उनसे संक्रमण न फैले? अगर देखिए, जो हमारा जब आरटीपीसीआर का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो अभी हम 35 में से देखते हैं, कुछ लैब्स में जी 30 में भी से भी देख रहे हैं। जनरली 35 इज द राइट नंबर। तो अगर आपकी जो सीटी वैल्यू जो है, ठीक है ना, अगर आप पॉजिटिव आ रहे हो
तो आपकी सीटी वैल्यू से एक आइडिया आ जाता है, जबकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो 25 से लेकर के 30 के बीच में है तो शायद आप उतना ज्यादा संक्रमण ना फैला पाओ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये भी चांस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव आ रहे हो 7 दिन के बाद में, तो आप पॉजिटिव मान के ही अपने आइसोलेशन पीरियड को आप उतने समय के लिए आपको एक्सटेंड कर लेना चाहिए, एक्सटेंड कर दे। राइट राइट। बजाय कि ये सीटी वैल्यू के बेस के ऊपर क्वांटिफिकेशन में जाने के। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि ड्रॉपलेट्स की बात की, और क्या श्वास से भी वायरस फैलता है? और एक चीज और जानना चाह रहा था कि क्या हम बाहर निकलते हैं तो हमारे जूतों से या कपड़ों से भी वायरस इतना संक्रमण लायक हो सकता है कि वो हम अगर इनहेल कर ले तो वो नए सिरे से उसका प्रोडक्शन हो जाए और हम संक्रमण फैलाने लायक हो जाए? हाँ, मतलब ये है कि ये ऐसा हो सकता है कि किसी प्रकार से, चाहे आप अगर घूम के आए हो और ऐसी जगह से आए हो जहां से कि आपके जो भी आपकी एसेसरीज हैं, एसेसरीज में चाहे आपके वो जूते हों या कुछ भी रहने दीजिए, कोई भी अगर आपकी एसेसरीज जो हैं या आपकी क्लोथ या कुछ भी रहने दीजिए, कोई भी चीज अगर इस प्रकार से अगर संक्रमित हो चुकी है तो निश्चित रूप से उससे संक्रमण हो सकता है कि अगर आप उसके टच में आ जाओ, कि आपके मान लीजिए कि जूते के ऊपर ही किसी के ड्रॉपलेट्स आ गए, ठीक है ना, वो आने के बाद में अब घर में आप तुरंत आए और आपने जूते आपने खोले तो नेचुरली आपके हाथ में आ गए, वो है क्या, जब हाथ में आ गए तो हाथ आप इधर उधर टच करोगे तो वहां से वो संक्रमण ऐसे हो सकता है। जनरली प्लास्टिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर, जूते के ऊपर, सोल के ऊपर, इस तरीके की चीजों के ऊपर ये जो ओमिक्रॉन वायरस है वो लगभग, जैसी स्टडीज हैं, कि आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक सक्रिय रह सकता है। तो प्रॉपर तो चांसेस हैं कि अगर आप उस पीरियड के दौरान यदि आप संपर्क में आ जाते हो तो संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एक्सपोज मोबाइल होता है एक्चुअली, क्योंकि मोबाइल हम कहीं बैठते हैं तो टेबल पे रख देते हैं, और कहीं बात भी करते हैं तो कान के पास ले जाते हैं तो अगल बगल लोग बैठे रहते हैं, उनके ड्रॉपलेट उस पे आने, तो मोबाइल जो है संक्रमित, तो वायरस कैरी करने का ज्यादा वो होता है। और घर में आते हैं लोग तो मोबाइल जो है इधर उधर रख देते हैं, तो मोबाइल पे जो है वायरस, वो भी आपने बोला प्लास्टिक पे आधे से घंटे कैरी करता है, और वो मोबाइल अगर संक्रमित हो गया तो हमें भी कर सकता है, क्योंकि अक्सर हम उसको नाक के पास ले जाके बात करते हैं। हम्म। इसका क्या है, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसका रिस्क फैक्टर कितना है? नहीं, रिस्क फैक्टर तो निश्चित रूप से है ही है, लेकिन ज्यादातर आपको पता है कि मतलब ज्यादातर होता यह है कि हम मोबाइल एटलीस्ट किसी और को नहीं देते हैं, ज्यादातर है क्या है, ठीक है ना। टेबल पे रख तो देते हैं, बैठते हैं तो टेबल पे रख देते हैं, वो एक हाँ, तो है। यदि किसी सरफेस टू सरफेस किसी वजह से कांटेक्ट होने की वजह से यदि उस सरफेस के ऊपर आ गया है और किसी वजह से आपकी बॉडी के संपर्क में आ जाता है, आपके माउथ में, लिप्स में, नोज में, आईज में, इस प्रकार से कहीं संपर्क हो जाता है तो हो सकता है संक्रमण है क्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पास में जो टिश्यू वाइप होते हैं, उन टिश्यू वाइप को जिनको जो आप सैनिटाइजर के, या सैनिटाइजर को आप थोड़े समय के लिए आप कोई टिश्यू पेपर पे डाल लीजिए, उस टिश्यू पेपर से आप दिन में 2-3 बार अपने मोबाइल को क्लीन कर लो, जो है क्या है, तो उसकी संभावना कम हो जाएंगी। लेकिन अब अगर हम नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में कहीं संपर्क हो जाता है तो निश्चित रूप से संक्रमण तो हो ही सकता है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज क्लियर है कि सिर्फ एयरबॉर्न नहीं है, ये सरफेस से भी इन्फेक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो असिम्टोमेटिक होते हैं उनको हम कैसे पहचानें, और क्या उनसे किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो सिम्टोमेटिक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जो एसिम्टोमेटिक है उनको पहचानने का तो कोई तरीका नहीं है, अनटिल और अनलेस वो व्यक्ति खुद ही सचेत रहे और ये समझे, ये देखे कि किन लोगों के साथ में वो मिल रहा है। तो अगर जिन लोगों के साथ में मिल रहा है तो उनमें से कोई व्यक्ति क्या पॉजिटिव हुआ है, यदि पॉजिटिव हुआ है और मैं उसके साथ में था लेकिन मुझे सिम्टम्स नहीं है,
लेकिन मेरे चांसेस हैं कि शायद मुझे भी इन्फेक्शन हो गया हो। तो ये स्वयं की सतर्कता के ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा कि मैं अपनी सराउंडिंग में ध्यान रखूं, सचेत रहूं कि मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं उनमें से कोई पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे पॉजिटिव होने की संभावना हो सकती है, चाहे मुझे सिम्टम्स हो या ना हो। तो उस चीज को हम दूसरे लोगों के हित को ध्यान में रख करके यदि स्वयं अपना एक टेस्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आ रहा है कि लापरवाही लगभग सभी जगह है। बहुत सारे देशों में मास्क का विरोध हो रहा है, बहुत सारे बंदिशों का विरोध हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। बड़े-बड़े शहरों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो एक ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका वायरस क्या वाकई बिना मास्क वालों को इन्फेक्टेड करता है, या फिर मैं देखता हूं जो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन बरतते हैं वो भी इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, और जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनको भी इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये कुछ साइकोलॉजी समझ में कभी-कभी नहीं आती, कभी-कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक समझने की बात है। ये बिल्कुल बात ऐसे हो गई कि कोई आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है और वो कहे कि हाँ भाई देखो, वो भी बीड़ी सिगरेट पीता है, उसको तो कैंसर नहीं हुआ, मुझे क्यों लंग कैंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से कोई तम्बाकू गुटखा बहुत ज्यादा खाता है, पता लगा उसको गले का कैंसर हो गया, लेकिन तम्बाकू गुटखा तो बहुत लोग खाते हैं, उसको तो नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये जो है कि एक हमें अपनी तरफ से सचेत रहना इसलिए जरूरी है कि हमको सिर्फ संभावनाओं को कम करना है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करना है, और मास्क लगाने से निश्चित रूप से उस प्रोबेबिलिटी को कम किया जा सकता है। जीरो तो नहीं होगा, ठीक है ना, जीरो करने की बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप कभी भीड़ भाड़ वाले अगर कैसे ऐसे किसी इलाके में आप जा रहे हो, अपरिचित लोगों में जा रहे हो, जिनमें आपको पता नहीं है, उनको आप बाद में ट्रैक भी नहीं कर पाओगे, ट्रेस भी नहीं कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कम से कम आप अपने ऑफिस में अगर आप 20 लोगों में बैठे हो तो आपको अगले दिन पता चल जाएगा कि जो है क्या है, रमन को कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो आपको पता है कि अब आपको सतर्क होना है, क्योंकि आपको पता चल रहा है आपके ऑफिस में है क्या है। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो आपको पता नहीं चलेगा किसको कोविड हुआ नहीं हुआ, हो सकता है कल रिपोर्ट आया हो उसका। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इस प्रकार की संभावनाओं को कम करने के लिए यदि हम कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि मास्क लगाते हैं तो ये अपने आप को एक प्रोटेक्शन की एक और लेयर दे देता है। लेकिन इससे ये सुनिश्चित कभी नहीं होगा कि वायरस के इसकी वजह से आपको अब इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है कि नहीं। जी, हम बेस्ट इन्फेक्शन क्या कर सकते हैं ये हमें करना चाहिए। बस ये करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, एक चीज को लेकर अभी हर जगह चिंता जताई जा रही है, तो आपके पास जो डेटा है या अभी भी तमाम वर्ल्ड में जो डेटा है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ओमिक्रॉन है या जो पिछले वायरस थे, इसको लेकर कहा जा रहा है कि अभी आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये अननोन है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। इसको थोड़ा क्लियर करिए कि इसकी क्या संभावनाएं है, क्या कोई गंभीर प्रभाव भी पड़ सकता है स्वास्थ्य पर इसको लेकर। देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि इस वायरस को एक वायरस के रूप में ही लेना चाहिए। ठीक है ना। ये जो वायरस है वो उसकी ऊपर अभी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्टडी चल रही हैं, क्योंकि अभी तक हम कोविड में ही फंसे हुए हैं, इसलिए इसके आगे आने वाले क्या प्रभाव होंगे इसके ऊपर तो बिल्कुल बात ही नहीं हो पा रहा है। जबकि बहुत सारे केसेज इस प्रकार के रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें के ज्यादातर जो मरीज हैं वो लॉन्ग कोविड के हैं, जिनके के अंदर पूरे दिन इतना ज्यादा थकान रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों में फटीक जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। उन लोगों का एनर्जी लेवल पूरी तरीके से चला जाता है। मतलब अभी वो लोग आराम करते करते थक जाते हैं, सोते सोते भी थकान हो रही है, बिस्तर से उठने के बाद में टॉयलेट तक जाने में भी उनकी सांस जो है क्या है चढ़ जाती है।
जबकि वो कोविड से तो रिकवर हो चुके हैं 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनको के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से जितनी शार्प माइंडेड वो थे, जितने अच्छे तरीके से वो डिसीजंस लेते थे, जितने अच्छे तरीके से किसी सिचुएशन को समझ सकते थे, जितने नाम और नंबर वो याद रख सकते थे, अब उनकी उस क्षमता के अंदर काफी हद तक जो है क्या है कमी देखने के लिए गिरावट मिली है। है। और उनकी जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, एक क्लाउडिंग जैसी हो जाती है, एक फॉगी जैसा माइंड हो जाता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सिम्टम्स बहुत पेशेंट्स ने रिपोर्ट किए हैं। तो इसलिए हमको ओमिक्रॉन को एक वायरस के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये आगे 5 साल में इसका क्या प्रभाव होगा, आगे आने वाले 10 साल में क्या प्रभाव होगा। हाँ, अभी लेकिन तुरंत रूप में देखा जाए, तुरंत फुरत एक्यूट स्टेज में देखा जाए तो उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है क्या अलग तरीके की परेशानियां दे सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि होता क्या है कि जब आपको वायरस का अटैक हुआ, वायरस का अटैक होने के बाद में कुछ समय के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। जब वो इम्यून सिस्टम लो हो गया, उसके बाद में बॉडी अपना काम करेगा, इम्यून सिस्टम फाइट बैक करेगा और फाइट बैक करके फिर से अपने लेवल पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि ये जो फाइट बैक मैकेनिज्म जो है, या तो वो स्लो होता है या फिर वापस उनका इम्यून सिस्टम उस स्टेज में नहीं आ पाया जिस स्टेज में वो रहता था। उसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड का सामना करना पड़ रहा है, करना पड़ सकता है। और इस प्रकार की ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो बीमारियां उसी तरीके के लोगों में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लॉन्ग कोविड एक प्रकार का लॉन्ग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, यानी कि एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कंडीशन बन जाता है, जैसा कि HIV के केस में होता है, जैसा कि हमारा हेपेटाइटिस के केस में होता है। इस तरीके के केसेस में लक्षण बन जाते हैं जिन लोगों को लॉन्ग कोविड का सिचुएशन होता है। लेकिन लॉन्ग कोविड क्यों होता है, उसका रीजन यही है कि उनका इम्यून सिस्टम वापस से उस लेवल पे आके काम नहीं कर पाता जिस पे कि वो जनरली करता था। डॉक्टर साहब, 3 मेडिकल टर्म आए, लॉन्ग कोविड को आपने बहुत अच्छे से समझाया। 2 बार हम कहते हैं, लेकिन अभी भी एक लेमन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लेमन की ही भाषा में इम्यून और एंटीबॉडी इन दोनों को जरा समझाइए। इम्यून और एंटीबॉडी, तो इम्यून तो यह होता है कि कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष जो है क्या किसी चीज के प्रति इम्यून है, यानी कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी ढाल बनी हुई है, उसके पास शील्ड है। ठीक है ना। तो जैसे हम इम्यून है किसी कंडीशन के प्रति है क्या है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इम्यून। लेकिन इम्यून के बाद में बात आती इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो प्रतिरोधात्मक क्षमता है, और उसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास है इम्यून सिस्टम। तो वो प्रतिरोधक क्षमता कब बनेगी, जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि इम्यून सिस्टम जब काम करेगा, यानी काम करने का मतलब है कि ये एंटीबॉडी बनाएगा। वो जो एंटीबॉडी है वो हमको इम्यूनिटी प्रदान करेगी, तब हम अपने आप को इम्यून कह सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी लीड टू द इम्यूनिटी, और यू कैन से टू द इम्यून। यानी इम्यूनिटी जो है उसके एक स्टेप आगे की चीज एंटीबॉडी है। जी, उसके पीछे की चीज है, उससे पीछे की चीज है। राइट। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसका इम्यून सिस्टम हम कहते हैं बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता इतनी काम करनी चाहिए कि वो इन्फेक्शन ना हो। ये हो सकता है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन अगर किसी का इम्यूनिटी अच्छा है तो उसका फाइट बैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। जैसे कि अभी हम जब वैक्सीन भी किसी को दे रहे हैं तो वैक्सीन के बाद में भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, जिसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। लेकिन उस वैक्सीन के द्वारा
जो है हमारा इम्यून सिस्टम ट्रेन हो चुका है। जब वो ट्रेन हो चुका है तो अब वो अच्छे से जब इन्फेक्शन आएगा नेचुरली तो उससे बड़ी आसानी से लड़ सकता है। इसी की वजह से इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है तो बहुत कम पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर के ऊपर जा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जो कि मॉर्टेलिटी का जिनको सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के इम्यूनिटी आपका कितना भी स्ट्रांग हो, उसका मतलब यही है कि आपको इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है बट यू विल रिकवर वेरी फास्ट, क्योंकि आपका यू आर रेडी टू फाइट, योर इम्यून सिस्टम इज रेडी टू फाइट। डॉक्टर साहब, एंटीबॉडी के लिए हम वैक्सीन ले रहे हैं, क्या इम्यूनिटी के लिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में कोई ऐसे खान पान में ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि वो स्ट्रांग हो जाए? हाँ, तो इम्यूनिटी के लिए जैसा सबसे अच्छी बात तो क्या है कि एक तो सबसे पहली बात है कि एक प्रॉपर नींद होना चाहिए। आजकल लोगों का क्या है ना कि नींद जो है वो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, स्लीप टाइम बहुत कम हो गया है। और जो स्लीप टाइम भी है वो मतलब क्वालिटी टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो वो स्लीप टाइम भी उनका ऐसा ही रहता है कि जैसे कि उनको मतलब उनके नोटिफिकेशन जो मोबाइल के ऊपर आ रहे हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तभी तक स्लीपिंग है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया स्लीपिंग इज ओवर, अगेन स्क्रीन टाइम। तो ये जो जगलिंग है ना स्क्रीन टाइम और स्लीप टाइम के बीच में, इसने लोगों की इम्यूनिटी को बहुत हद तक प्रभावित किया है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो जिन जो लोग भी अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, सबसे पहले उनको अपना स्लीपिंग साइकिल के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो है उनको अपने खान पान में ध्यान रखने के लिए ज्यादातर बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल विटामिन को इतना ज्यादा जो है वो मतलब यूज कर रहे हैं जिसका कि शायद जरूरत नहीं है, और उसके बाद में यही लोग जो है बाद में फिर किडनी स्टोन के पेशेंट बन रहे हैं, गॉल ब्लेडर स्टोन के पेशेंट बन रहे हैं, या किसी और तरीके की यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई इस प्रकार का स्टोन हो जा रहा है। तो इतना ज्यादा विटामिन को लोगों ने पॉपअप किया है जिनका कि शायद जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के विटामिन में कम जाएं जब तक कि आपको डॉक्टर प्रॉपरली चेक करके ना बोले कि हाँ आपको ये विटामिन लेना है, तभी लें। अपनी मर्जी से आप अपने विटामिन के सोर्स को आप सब्जियों से, फलों से और अपने खान पान से जो है क्या है लेने की पूरी प्रकार से कोशिश करें। हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, साथ में आप जैसे टोमेटोज हैं आप ले सकते हैं, ठीक है ना, सेलरी ले जी सकते जी। हैं, एस्पेरेगस ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, कुछ अलग तरीके की जैसे दालें हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें मिलकर के, रेडिश ले सकते हैं, ठीक है ना, ओनियंस भी ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीजों को जब आप एक संतुलित मात्रा में जब आप लेना शुरू करोगे तो आपको नंबर एक बात तो क्या है कि कोई भी विटामिन बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, कोई मिनरल बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई के मतलब कि आपको कितनी मात्रा में आपकी बॉडी को जरूरत है। क्योंकि मैं हमेशा सबसे पहले इन सब चीजों को ट्रेन करने के लिए खुद का नेचर ठीक करना है, ठीक है ना, खुद का, और दूसरा नेचर में से ही अपने मतलब की चीजों को ले लेना है। अगर क्योंकि नेचर तो हमेशा इन विटामिन्स को एक ग्रुपिंग में रखता है, वो अकेला नहीं रखता। अगर होता तो आपको विटामिन ए का ही कोई संतरा मिल जाता कि जिसमें के अंदर केवल विटामिन ए है और कुछ है ही नहीं है। एक पेड़ पे जाओ, उस पे जाकर के उसका फल तोड़ लो, लेकिन आप कोई भी फल उठाओगे उसमें विटामिन ए भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, सारे मिनरल्स भी हैं। अगर प्रकृति चाहता तो इंजीनियरिंग करके सिर्फ एक ही विटामिन का एक फल बनाता, वो है क्या, उसने क्यों इतने सारे विटामिन एक में मिक्स किए हैं? बिकॉज दैट कंपोजिशन नोबडी नोज, के मतलब ये किस कंपोजिशन में आपकी बॉडी को लेना चाहिए। हाँ, किसी को किसी विटामिन का अगर डेफिशिएंसी है तो जरूर उसको सप्लीमेंट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि अपने इस प्रकार की यदि कोई बीमारी नहीं है तो कम से कम इन सब चीजों का जो एक प्रॉपर, अगर यदि आप डाइट लेते हो, अपना स्लीपिंग टाइम अच्छा रखते हो,
एक 25 से 30 मिनट का आप मिनिमम एक एक्सरसाइज या वॉक करते हो, तो ये जरूर जो है क्या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेगी जो है क्या। बहुत काम की जानकारी दी डॉक्टर साहब। ये देखने में भी आ रहा है और आंकड़े भी बता रहे हैं कि विटामिन की गोलियों की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। अब ये डेटा नहीं बता रहे हैं कि वो कंज्यूम हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं, लेकिन उसकी बिक्री कई कई गुना बढ़ गई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कंज्यूम हो रहे होंगे। एक जानकारी और डॉक्टर साहब की एंटीबॉडी को लेकर जो वैक्सीन से बनती है, क्या या नेचुरल भी एंटीबॉडी जो बन रही है इन्फेक्शन के कारण, तो एक लिमिटेड समय के बाद वो खत्म होने लगती है, या लाइफ लॉन्ग भी कोई एंटीबॉडी बन सकती है? नहीं, एंटीबॉडी जनरली जो क्योंकि ये जितनी भी जो वैक्सीन जनित जो एंटीबॉडी हैं, ठीक है ना, ये जो एंटीबॉडी एक लिमिटेड समय तक ही रहेंगी। जैसा कि हमारा मानना है कि एंटीबॉडी 3 महीने के बाद में, या निश्चित रूप से जो डेटा है 3 से 6 महीने के बीच में धीरे धीरे करके उनका टाइटर या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होने लगता है। और एक थ्रेशोल्ड जो है, अगर उसके नीचे यदि वो एंटीबॉडी का लेवल आ जाता है तो दोबारा से री इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये तो एक प्रकार का टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन है कि एंटीबॉडी का ये लेवल है तो आप तब तक सुरक्षित हैं, जब एंटीबॉडी का लेवल यहाँ आ गया तो आप सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जो है क्या है, कोशिश ये किया गया है कि जब ये एंटीबॉडी का लेवल यहाँ आ जाए उस समय पे आपको, यदि आपको वैक्सीन लेकर के 6 महीने हो चुके हैं, तो आपको बूस्टर डोज लगा करके वापस से उस लेवल को मेंटेन कर लिया जाए। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ही एंटीबॉडी अवेलेबल होंगी और समय के साथ में धीरे धीरे करके बैन आउट हो जाती है। ये कोरोना, ये जो ओमिक्रॉन से एंटीबॉडी बन रही है उसके लिए भी ये लागू होता है? हाँ, अभी क्या है कि ओमिक्रॉन को आकर के कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो 6 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में जब रियल सेटिंग के अंदर जब हम ये टाइट्रेशन देखेंगे तो इसको आसानी से कहा जा सकता है। लेकिन संभावना ऐसी है क्योंकि जिस प्रकार का पैटर्न और ट्रेंड देखने में आ रहा है, तो हो सकता है कि ये उसी ट्रेंड को फॉलो करे जो है क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें एक बात और बोल सकते हैं कि अभी कुछ इस प्रकार का डेटा आया है जिसमें कि देखा है कि जो अनवैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड और नेचुरल इन्फेक्शन जिसको हुआ है, तो इनकी इम्यूनिटी का जो प्रोटेक्शन लेवल है वो कैसा है। तो जिस व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वैक्सीन भी नहीं लगा है, तो वो व्यक्ति एकदम रिस्क कैटेगरी के अंदर है। नंबर 1 बात है क्या है, उसको कभी भी मतलब ये बीमारी हो सकती है जो कि उसको परेशान कर सकती है, ठीक है ना। दूसरा, जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है उनको वो एक तरीके से रिस्क की सेकंड कैटेगरी के अंदर हैं कि उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन उनको शायद हॉस्पिटलाइजेशन या उस तरीके की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, तो अब दूसरी कैटेगरी है जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और वैक्सीन भी लग चुकी है। तो ऐसे लोगों का जो है वो, उनको रिस्क का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और जिनको केवल नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है और वैक्सीन नहीं लगा है, उनका जो डेट नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीन, यानी कि इन दोनों कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया है। फिर भी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नेचुरल इन्फेक्शन के पक्ष में है, आप ये कह सकते हो। बट कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उनका बॉडी का इम्यूनिटी काफी अच्छा है, और नेचुरल इन्फेक्शन के साथ में जिनको वैक्सीन भी लग गया है वो लोग भी काफी हद तक जो है क्या है सुरक्षित हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको वैक्सीन भी नहीं लगा है और नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है, वो रिस्क कैटेगरी के अंदर हैं, और नहीं ऐसा यदि उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको तुरंत
ये काम कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि तीसरा डोज जरूरी है, तो फुल्ली वैक्सीनेशन की परिभाषा क्या होगी? अभी तक इंडिया में हम लोग 2 डोज को फुल्ली वैक्सीनेटेड कह देते हैं। क्या कोरोना अगर जब तक इसकी लहर आती रहेगी, हमको एक नए वैक्सीन की जरूरत पड़ती रहेगी, या इसके नए एक वैक्सीन की जरूरत तीसरी, चौथी, 5वीं डोज की जरूरत पड़ती रहेगी? फुल्ली वैक्सीनेटेड की परिभाषा क्या हो सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि फुली वैक्सीनेटेड तो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। एक्चुअली क्या है कि आप अगर प्रोटोकॉल अगर आपने अपनी हेल्थ पॉलिसी या प्रोटोकॉल बना लिया है कि जिसको 2 वैक्सीन लग गए उसको आप फुली वैक्सीनेटेड मानोगे या 3 वाले को फुली वैक्सीनेटेड मानोगे, तो ये तो जो है डिपेंड करेगा कि हमने अपनी पॉलिसी को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक जो मजेदार बात है वो क्या है कि जब शुरुआत में जब इस प्रकार के शोध चल रहे थे ऑलरेडी कि वैक्सीन के कितने डोज होने चाहिए, तो काफी लैब्स के इस प्रकार का डेटा है कि उस समय पे ये माना गया था कि कम से कम आपको 4 डोज लगने चाहिए फुली वैक्सीनेट समझने के लिए। लेकिन उस डेटा को किसी ना किसी प्रकार से इस प्रकार से दबा दिया गया या उसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि हम कई देशों को तो 1 वैक्सीन लगाने में दिक्कत हो रहा है, कुछ देशों को 2 वैक्सीन लगाने में दिक्कत हो रहा है। अगर ये 4 वैक्सीन का फॉर्मूला अगर पब्लिक में चला जाएगा तो देन एवरीबडी विल बी आफ्टर द गवर्नमेंट, नो मैटर दैट व्हिच कंट्री यू आर लिविंग। तो इस चीज को थोड़ा सा डाउन प्ले किया गया, लेकिन रिसर्च के बेस पे एक ऐसी एक एनालिसिस बनी थी कि जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा था कि यू नीड टू गेट लाइक ए 4 वैक्सीनेशन टू बी वैक्सीनेटेड। ठीक है ना, क्योंकि 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर आपके एंटीबॉडी डाउन कर रहे थे। तो इसको मेंटेन रखने के लिए, कम से कम इस पेंडेमिक के पार जाने के लिए हमको कम से कम लग रहा था कि 4 वैक्सीन का जरूरत पड़ेगा और हम 2-3 साल की साइकिल के पार निकल जाएंगे। और जब हम 2-3 साल का साइकिल जब पार कर लेंगे तो हो सकता है कि ये बीमारी कुछ हद तक या तो कंट्रोल में आ जाएगी या एंडेमिक हो जाएगी, या फिर जो है क्या हमारे पास में इससे लड़ने के दूसरे साधन पैदा हो जाएंगे। लेकिन उस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात क्या है कि आपने बहुत बढ़िया सवाल तो ये पूछा कि ये हर 3 महीने 6 महीने के बाद में क्या ये वैक्सीनेशन ऐसे ही चलता रहेगा? तो मेरा जो खुद का मानना है कि ये कोई मतलब एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या है कि हर 6 महीने पर पूरे प्लेनेट को आप वैक्सीन नहीं दे सकते हो। ठीक है ना। मान लीजिए कुछ छोटे और जो रिच कंट्री हैं वो इस काम को कर भी लें, ठीक है ना, लेकिन जो कंट्री इसको जो आज की डेट में भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो इसको निरंतर कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? और जब तक हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन ना मिल जाए तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है ना। नोबडी इज प्रोटेक्टेड अंटिल एवरीबडी इज प्रोटेक्टेड। ठीक है ना। तो यदि अफ्रीका में या श्रीलंका में या लैटिन अमेरिका में या फिर किसी और कंट्री में यदि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है तो आपका वैक्सीनेशन भी बेकार जाने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि वहां नहीं हो रहा है तो वहां से कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा। तो इसलिए ये कोई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि यू कैन डू द वैक्सीनेशन ऑफ द होल प्लेनेट एवरी 6 मंथ। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको मतलब ये सोचना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से बी सेल बेस्ड, जो मैं हमेशा बोला हूं कि बी सेल बेस्ड, मेमोरी सेल बेस्ड वैक्सीन हो तो शायद उनसे एक निरंतरता मिल सकती है इसको लड़ने में। एंटीबॉडी बेस्ड जो वैक्सीन है वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। और इस सॉल्यूशन का एक नेगेटिव पहलू भी है, वो मैं एज ए साइंटिस्ट कह सकता हूं। पब्लिक में प्ले आउट होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट एज ए साइंटिस्ट आई थिंक कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी के जो होते हैं वो टी सेल्स होते हैं। तो टी सेल्स क्या करते हैं कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन आता है
तो इन्फेक्शन आता है तो हमारे जो टी सेल है क्या है वो आपके एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया में चले जाते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन को सेंस करेंगे, सेंस करने के बाद में वो आपके उस प्रक्रिया से लड़ने की परिस्थिति में चले जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप हमेशा जो आप एंटीजन, एंटीजन का मतलब है कि जो आप वैक्सीनेशन जो दे रहे हो, तो वो आपके जो टी सेल्स होते हैं उनके सामने दो स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उनको एक तो लगेगा कि ये तो हमेशा ही रहता है, हमेशा रहता है, तो जो कुछ जो टी सेल्स होते हैं उनका टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगा, टॉलरेंस ये बढ़ जाएगा कि अब वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, आपको अपने घर में किसी फाइल या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे काम करना है और कहीं पर पटाखे चल रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पहले एक भी पटाखा बजता था क्योंकि आपकी मेमोरी में है कि कहीं किसी ने किसी को जो है क्या है मतलब फायर तो नहीं कर दिया। ठीक है ना, तो आप जाके बालकनी में तुरंत देखोगे और एक्ट करोगे। अभी लेकिन अब पूरे टाइम पटाखे चल रहे हैं तो आप आराम से अपना काम करोगे, यू विल इग्नोर इट। तो उस प्रकार से टी सेल के सामने एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है या हो जाएगी कि वो इन एंटीजन को इग्नोर करना शुरू कर दे, यानी कि टी सेल का जो टॉलरेंस है वो बढ़ जाए। ठीक है ना। दूसरा जो है, इस स्थिति के अंदर दूसरा सोचो, दूसरी बात क्या हो सकती है कि दूसरी बात जो है क्या है कि आपकी जो टी सेल्स हैं, ठीक है ना, वो उनका एग्जर्शन हो जाए, यानी कि वो इतनी थक जाएं, ठीक है ना, कि उनको ये लगने लगे कि यार ये तो रोज का ही रोना है, ये तो रोज ही रहता है, ठीक है ना, ये एंटीजन तो हमेशा अवेलेबल है, इनके ऊपर अगर मैं लगातार काम, और वो भी हमारी भलाई के लिए बोला, इनके ऊपर अगर मैं लगातार अगर काम करूंगी, जो टी सेल्स का बात कर रहे हैं, टी सेल्स सोचेंगी कि अगर मैं लगातार अगर मैं काम करूंगी तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा तो टिश्यू डैमेज होने लगेगा, जब टिश्यू डैमेज होने लगेगा तो यानी कि एक बीमारी शरीर में अलग तरीके से पैदा होने लगेगी। तो हमारे भले के लिए जो टी सेल्स जो है क्या है, वो जो है वो उनके ऊपर एक्ट नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन का लेवल पूरे टाइम बढ़ा रहेगा। तो हमारी जो टी सेल्स हैं वो उनके अंदर या तो टॉलरेंस बढ़ सकता है या फिर हमारे टी सेल्स का एग्जॉर्शन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जब दोबारा से हमको जब रियल इन्फेक्शन होगा तो शायद उनका टॉलरेंस लेवल ये होगा कि हमारी मदद नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, या कोई इस प्रकार की और कोई बीमारी होती है तो हमारी शायद मदद नहीं हो पाएगी। तो ये एक प्रकार की संभावना पैदा हो सकती है बार बार जो है क्या है इन बूस्टर डोज को देने से जो है क्या है। तो ये सिर्फ एक संभावना की बात कर रहा हूं मैं, जो कि साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है कि हमारे टी सेल्स के सामने ये समस्या पैदा हो जाए और आगे जाकर के एक वही दोबारा से कहानी शुरू हो जाए कि जैसी हम कहानी बचपन में सुनी है कि शेर आया करके आप कहानी खेलो और जिस दिन रियल शेर आए उस दिन आपको कोई बचाने के लिए ना हो। बहुत बड़ी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और मुझे लगता है वैक्सीन वाली जो बात आपने बताई वो बहुत लोगों के लिए पहली जानकारी होगी। डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाह रहा था, वायरस जनित जो भी रोग हैं, जैसे WHO ने पोलियो के कुछ देशों से खात्मे की घोषणा कर दी, क्या ये संभव है आने वाले समय में WHO या कोई भी वर्ल्ड लेवल की संस्था इतनी सक्षम होगी डेटा के आधार पर कि ये घोषणा कर दे कि अब कोरोना वायरस समाप्त होने जा रहा है या इन देशों से समाप्त होने जा रहा है, ऐसा संभव है क्या? देखिए इसमें हम इस बात को समझ लेते हैं कि देखिए अभी तक जो के एक ही प्रकार का जो वायरस जनित जो रोग है जिसको कि हम स्मॉल पॉक्स बोलते थे, ठीक है ना, केवल एक वही एक वायरल डिजीज या वायरल रोग है जिसको कि हमने पूरी दुनिया से अब तक खत्म कर पाए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई दूसरी इस प्रकार की बीमारी को हम लोग खत्म नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर कोविड या कोरोना की परिस्थिति में यदि हम बात करें तो इसमें मेन बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि ये एक प्रकार का जूनेटिक वायरस है। जूनेटिक वायरस का मतलब है कि ये जो वायरस है
वो एनिमल्स के अंदर होता था, ह्यूमन के अंदर नहीं होता था, ठीक है ना। तो ह्यूमन तो एनिमल के अंदर तो ये सदियों से लाखों सालों से रह रहा था और आराम से रह रहा था, ठीक है ना। लेकिन ह्यूमन ने बहुत ज्यादा एडवेंचरस एक्सपेरिमेंटल होने की वजह से इनके साथ में छेड़खानी शुरू कर दिया कि आप या तो इनको आइसोलेट कर रहे हो, या इस प्रकार के आप एनिमल्स को आपने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, जस्ट फॉर एडवेंचर, जस्ट फॉर टेस्टिंग समथिंग नाइस, समथिंग डिफरेंट के नाम के ऊपर हम लोग इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गए। और उस परिस्थिति के अंदर इस वायरस ने ये सीख लिया कि हाँ, यहाँ पर एक और मौजूद है, और उसने अपने आप को इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर लिया, अडेप्ट कर लिया कि अब वो वायरस जो है क्या है, ह्यूमन यानी मनुष्य के अंदर भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो अभी ये वायरस भी परेशान है कि मतलब उसको कैसे ये तालमेल बिठाना है, कैसे आदमी के साथ में, मनुष्य के साथ में रहना है, ठीक है ना। वो भी अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर होस्ट ही मर जाएगा तो वो कहाँ रहेगा जाकर के। तो उसके सामने भी विकट परिस्थिति है, ठीक है ना। तो वो भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इतने सारे ये म्यूटेशंस हो रहे हैं जो है क्या है। तो चूंकि यदि हम पूरे आदमी को तो या मनुष्य जाति को तो वैक्सीनेट कर भी दें, लेकिन हम पकड़ करके एक एक चमगादड़ को तो वैक्सीनेट नहीं करेंगे ना। तो यानी कि ये चमगादड़ में या पेंगोलिन के अंदर तो रहने ही वाला है जहां पर रहता है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उस जानवर में से वापस ये जंप करके ह्यूमन के अंदर आ जाए और ये चक्र फिर से शुरू हो जाए। तो ये वायरस कभी भी खत्म तो नहीं होगा, बट ये है कि जैसा मैंने बोला कि इससे लड़ने के साधन मिल जाएंगे, धीरे धीरे करके इसकी पैथोजेनिसिटी कम हो जाएगी, जो कि धीरे धीरे कुछ फेजेस में जो है क्या है जाकर के कम होगी, और हम इसके साथ में रहना सीख जाएंगे। ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है। इसका पूरी तरीके से इस मतलब प्लेनेट पे से खत्म हो जाना एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आया है कि एलर्जी और दमा के मरीज सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, उनको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? सबसे पहले तो मेन चीज क्या है कि उनको एहतियात एक तो इसलिए बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है कि जिन लोगों के अंदर जो अस्थमा के मरीज हैं, सीओपीडी के मरीज हैं, ठीक है ना, क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज है जिनको है क्या है, या फिर जिनको जो आईपीएफ के डिजीज हैं जिसको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं, इस तरीके के जो मरीज हैं, या फिर जिनको किसी प्रकार से जिनका लंग का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, उनका लंग अगर 100% काम नहीं करता है या कंप्रोमाइज्ड है, तो ऐसे ज्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो कमोबेश जनरली स्टीरॉयडल मेडिसिन्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। या तो वो जो है कोई इनहेलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कॉर्टिसोन के टैबलेट्स यूज कर रहे होते हैं, या बेटनासोल यूज कर रहे होते हैं, यानी कि या साल्बुमोटामोल यूज कर रहे होते हैं। यानी कि किसी ना किसी प्रकार से उनके मेडिकेशन के अंदर स्टीरॉयड का एक कंपोनेंट हमेशा रहता है। तो एक तो बात क्या है कि जो व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि स्टीरॉयड भी उनके ज्यादा कंज्यूम हो रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर जी कंज्यूम बिल्कुल। ज्यादा हो रहे होंगे तो ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी काफी कम होगा। तो जब उनका इम्यूनिटी कम होगा तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर के उनको, अगर इस प्रकार के पेशेंट है तो उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और अपने आसपास में जब भी कोई इस प्रकार की सिचुएशन बने तो हमेशा उसका वो ध्यान रखें, अपना प्रॉपर प्रोटेक्शन लें। कोई अनजान व्यक्ति अगर आता है तो मास्क लगा करके बात करें, एक डिस्टेंस मेंटेन करें जिसको हम 2 गज की दूरी करके बोलते हैं। तो ये सारे एहतियात इधर वो बरतते हैं, और कम से कम दिन में 2 बार 3 बार हल्का एक गुनगुना पानी जो है क्या है वो हमेशा करके पीते रहें, तो उसका उनका गला थोड़ा सूथिंग रहेगा। और यदि कोई इमीडिएट किसी प्रकार का कोई किसी से ग्रसित हुआ है तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन एक बड़ी तादाद में उनके अंदर ना फैले। तो कुल मिलाकर के सचेत रह करके ही ठीक रहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसका
थर्ड वेव की जो है अब कहीं कहीं माना जा रहा है कि डाउन हो रहा है, इसका पीक किसे माना जाएगा? ये हम लोग जिस स्टेज में है ये पीक है या अभी आना बाकी है या देखिए डाउन? काफी। हाँ बोलिए जी। जी जी जी, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, या मैं कह रहा था कि या इसे माना जाएगा कि अब डाउन हो रहा है? हाँ देखिए कुल मिलाकर के क्या है कि इसका इंडिया के संदर्भ में बात करें तो किसी के पास में भी ठीक ठीक एस्टिमेशन तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ जिन लोगों ने डेटा दिया है उनका डेटा यदि हम देखते हैं तो आप देखोगे कि अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 35 मिलियन के आसपास है, ठीक है ना। आ, लेकिन हमारे यहाँ का पॉपुलेशन उनके कंपैरेटिव कम से कम कुछ नहीं तो 3 से 4 गुना है, 4 गुना पकड़ के चलिए आप क्या है। तो 35 मिलियन के अंदर जो है क्या है उनके जो मैक्सिमम केसेस जो उनको एक दिन में मिले वो लगभग 14 से 15 लाख तक केसेस मिले उनको, 14 से 15 लाख है क्या है। हमारे यहाँ पर केसेस हम जो देख रहे हैं वो कितने हैं, मैक्सिमम शायद 3.5 लाख है क्या है, जी जी ठीक है ना। तो उसका सीधा सा रीजन क्या है कि वहां पर जो केसेस हैं वो वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। हमारे यहाँ पर जो केसेस हैं शायद वो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओमिक्रॉन के संपर्क में हर व्यक्ति आया होगा और ओमिक्रॉन की जिस प्रकार की संक्रमण क्षमता है उससे बच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, ठीक है ना। कोई बच के रहेगा तो उसको 1 हफ्ते में हो जाएगा, अगले को 3 हफ्ते में होगा, अगले को अगले महीने होगा, ये तो हो सकता है। लेकिन सभी लोगों को धीरे धीरे करके ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो तो डॉक्टर क्योंकि साहब, आपके कहने का मतलब है कि या तो डाटा कलेक्ट करने की जरूरत है या पीक आना बाकी है अभी? मैं तो ये बोलूंगा कि चूंकि अभी लगभग जो है क्या है इस स्थिति में लगभग 1 महीना हो चुका है, तो पीक ज्यादातर अगर हम जो जो पॉपुलेशन जो पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, इस प्रकार के जो कोलकाता। सिटीज हैं उन सिटीज के अंदर तो पीक आकर के शायद खत्म हो गया होगा। लेकिन जहां पर पॉपुलेशन कम है, जहां पर लोगों का आपस में आना जाना मिलना जुलना कम है, ऐसी जगह के ऊपर शायद पीक जो है वो एक टाइम इंटरवल के ऊपर आता रहेगा। लेकिन मेजर मेट्रो सिटीज के अंदर हो सकता है कि पीक लेवल अचीव हो गया हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल है तो बहुत मौजूद सवाल, लेकिन इसको हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं। क्या कोरोना वायरस आने वाले समय में नस्लों को भी बदल देगा? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है एक्चुअली। देखिए कुल मिलाकर के हम अ, नस्लों को बदलने के लिए किसी को एक्सेस मिलना चाहिए आपके मास्टर कॉपी का है क्या है। तो हमारा जो मास्टर कॉपी है वो तो डीएनए नाम का जो हमारा सेफ है उसके अंदर बंद है। और जो जी डीएनए की जो इतनी बड़ा प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर एक क्रोमोटिन होता है, क्रोमोटिन के बॉक्स में बंद होता है, यानी कि इससे बढ़िया सेफ कोई दुनिया में बन नहीं सकती है। तो डीएनए का जो एक्सेस है वो बड़ी मतलब वायरस को किसी रूप में मिलने वाला नहीं है। तो वायरस को जब वो एक्सेस नहीं मिलेगा तो नस्लों के प्रभावित होने का कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है। हाँ जी कुल मिलाकर के ये हो सकता है कि जैसे जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, जैसे मैंने बोला कि उनका न्यूरोलॉजिकल इशू उनको होते हैं तो डिसीजन लेने में उनको दिक्कत हो सकता है। बाद में जाकर के कुछ लोगों के अंदर हो सकता है कि क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टडी नहीं है, क्योंकि 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, कि हो सकता है लोगों को अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इस समय हम देख रहे हैं, हो सकता है कि लोगों को जो अल्जाइमर जो है वो अब तक होता है 70 साल की एज के बाद में लगभग है क्या है। कहीं ऐसा ना वो हो थोड़ा कि जो जल्दी है। अल्जाइमर का कंडीशन है वो 60 साल में आ जाए, 50 साल में आ जाए, कह नहीं सकते। पार्किंसन है वो पहले आ जाए। यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो जो आजकल ज्यादातर लोगों में एक बहुत ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जो
जो दिमाग की जो प्रोसेसिंग है जिसमें कि बीटा एमोलॉइड प्रोटीन्स होते हैं, वो हमारे प्रोटीन्स का फोल्डिंग चेंज कर देते हैं। तो कहीं वो फोल्डिंग के चेंज को प्रभावित करके ये जो बीमारियां जो एक ओल्ड एज में होती थी, कहीं उनको जो है शायद पहले ना कर दे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इस प्रकार की कोई रिसर्च से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ एक संभावना के रूप में डिस्कशन को आगे बढ़ाने के संदर्भ में मैंने ये बात कही है। ये नस्लों बच्चों में डॉक्टर साहब बहुत एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये नस्लों वाला क्वेश्चन पूछा काफी, ये तो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। इसी से मेरा जुड़ा हुआ है कि एक वैक्सीन को लेकर जो डाउट हर जगह है, उसमें एक सबसे बड़े तबके के पास एक डाउट है कि इससे नपुंसकता फैलेगी, और नपुंसकता के कारण लोग वैक्सीन हेजिटेंसी डेवलप की है। बहुत सी जगह लोग तो लड़ाई कर ले रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो इस कुछ इस नपुंसकता पे भी कुछ असर पड़ेगा क्या लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कंफ्यूजन है एक बड़े तबके के अंदर। हाँ, इस प्रकार की रिपोर्ट शुरू में आई थी, एक्चुअली रिपोर्ट्स नहीं आए थे। इस तरीके से कुछ लोगों ने मतलब वैक्सीन का विरोध करने के लिए इस प्रकार की थ्योरीज को काफी जो है मतलब पॉपुलर करने का कोशिश किया था। बट इट इज टोटली ए अनफाउंड ट्रूथ, and I think that we should not get into such kind of a trap or in such kind of a discussion. डॉक्टर साहब जैसे एल्जाइमर की आप बात कर रहे थे, अभी पंकज जी ने जो पूछा वैक्सीन को लेकर, क्या वायरस के संक्रमण से भी नपुंसकता बढ़ सकती है क्या? ऐसा भी कुछ लोगों में चर्चा है। हाँ, देखिए अभी तो कोई अगर संभावना के रूप में इस बात को करता है तब तो मतलब बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर के क्या है कि नपुंसकता का जो लेना देना है वो लेना देना है कि आपकी जो पूरा का पूरा जो हार्मोनल जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है ना। तो इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता कोई रिसर्च नहीं है। लेकिन यदि किसी प्रकार से अभी तक जितनी भी चेंजेस जो देखे गए हैं, जो बायोमार्कर जितने स्टडी किए गए हैं, वो बायोमार्कर जो है वो हार्मोन के लेवल के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। जितने भी बायोमार्कर्स हैं वो एंजाइम्स लेवल के ऊपर हैं। तो एंजाइम्स को तो प्रभावित कर रहा है वायरस है क्या है। इसी की वजह से आपके जो आप देखते हो कि सीआरपी बढ़ जा रहा है, आपका डी डाइमर बढ़ जा रहा है, एलडीएल बढ़ जा रहा है, बाकी जो प्रोकैल्सिटोनिन जो है वो बढ़ जा रहा है। काफी लोगों के अंदर जो है वो अगर हार्ट को अफेक्ट किया है तो ट्रोपोनिन के लेवल बढ़ जा रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे जो हैं ये एक प्रकार के एंजाइम्स हैं। ये एंजाइमोलॉजी को तो अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके एंडोक्राइन लेवल के ऊपर अभी तक अफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर एंडोक्राइनोलॉजी को की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर यदि आपके हार्मोन्स को अगर ये अप रेगुलेट या डिसरेगुलेट या डाउन रेगुलेट करता है तो इस प्रकार की बातों को किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार का अभी तक कोई मतलब कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, कोई शोध नहीं है इसके ऊपर। एक डॉक्टर साहब एक चीज और है कि ये माना जा रहा है, खास तौर से पहले भी कहा जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद कि ये जैविक हथियार का बहुत बड़ा एक साधन बन सकता है। तो इंडिया जैसे कंट्री है तो इनको क्या तैयारी करना पड़ेगा? अगर ऐसी स्थिति कभी आती है तो क्या तैयारी करनी पड़ेगी, जबकि हम वैक्सीनेट करने में इतना समय लगा दिए या इससे अब एहतियात बरतने में इतना समय लगा दिए। तो इतनी बड़ी अगर कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए कंट्री को, क्या करना चाहिए सिटीजन को? तो देखिए सबसे मेन चीज क्या है कि इस प्रकार की संभावनाएं हैं और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है, ठीक है ना। क्योंकि हमने बहुत लोगों को इन परिस्थितियों में खोया है, केवल इसलिए खोया है क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, हमारे लैब्स तैयार नहीं थे, ठीक है ना। हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको भी कोई आइडिया नहीं था, गवर्नमेंट सिस्टम को भी कोई आइडिया नहीं था। तो इस वजह से ये सारे जो मेजर्स जो लिए जाने थे
वो समय के ऊपर ठीक समय पर नहीं ले पाए, लेकिन इसके बाद में हमने बड़ी अच्छी तरीके से इसको रिकवर किया है। जब ये वायरस नवंबर 2019 के अंदर जब आया था, और जब हमारे यहाँ पर जनवरी के अंदर 14 जनवरी के आसपास में इंडिया के अंदर इस तरीके के जब केस मिलना शुरू हुए थे, तो इंडिया के अंदर केवल एक ही लैब था जो कि BSL 4 कैटेगरी का लैब था, और वो आपका NIV पुणे का लैब था। ठीक है ना। तो आप इससे देख सकते हो कि हम कितने प्रिपेयर्ड थे। आज हमारे देश में लगभग 3000 से ज्यादा लैब हैं। तो यानी कि हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है। तो इसी के लिए जो हमारे जो लीडर्स होते हैं उनको दूरदृष्टि रखना बहुत जरूरी है। दे शुड बी एबल टू थिंक बियॉन्ड द नेल्स ऑफ देयर फिंगर। ठीक है ना। उनको सिर्फ यहां तक देखने की जरूरत नहीं है। दे शुड बी विजनरी। विजनरी लीडर इसीलिए जरूरत होता है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 साल बाद के दृष्टि से प्लान करे, फिर 20 साल बाद की दृष्टि से प्लान करे। तो ये जो जैविक हथियार की बात है, इट कैन बिकम ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना। शायद बहुत सारे जो, चूंकि देशों के अंदर एक अलग तरीके की एक प्रतिस्पर्धा है जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में, देशों के बीच में एक कॉम्पिटिटिवनेस है। हर व्यक्ति इस पूरे प्लेनेट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है, उसके ऊपर काबिज होना चाहता है। तो उसको काबिज होने के लिए इस प्रकार की जो मास डिस्ट्रक्शन जैसी जो चीजें हैं, उनको वो किसी ना किसी प्रकार से कभी ना कभी कोई ऐसी संभावना बन सकती है जिसमें कि उनको यूज किया जा सके। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारा जो रिसर्च का जो फंड है, वो रिसर्च की फंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कम से कम कोई भी नेचुरल क्लेमिटीज, ठीक है ना, जो कि खास करके वायरल और बैक्टीरिया जनित जो हो, उसको हम हर प्रकार से कोड कर सकें, डिकोड कर सकें, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज करके भविष्य में किस प्रकार के म्यूटेशंस हो सकते हैं उनका भी एक आकलन कर लेना चाहिए, जिससे कि उनके प्रति हम एंटीडोट पहले से बना करके रख सकें। हो सकता है कि वो एंटीडोट पूरी तरीके से कारगर ना हो, लेकिन कम से कम कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर निश्चित रूप से वो कारगर हो सकते हैं। तो वो हमारे जिनके ऊपर कारगर होंगे, तो इस प्रकार से हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो लोग जिनके लिए कारगर हो सकते हैं, कम से कम वो लोग डिफेंड कर सकते हैं आगे की सिस्टम को है क्या है। तो एक तो रिसर्च फंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और जो सिस्टम के अंदर साइंस के नाम के ऊपर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो बने बैठे हुए हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसकी जगह पे ये डिसीजन जो है वो साइंटिस्ट को लेने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेने चाहिए, ना कि सारे डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट लेने लगे जो है क्या है। तो यदि हम बहुत अपने अच्छे। आप को इस प्रकार से तैयार करेंगे तो जो है क्या है, शायद हम भविष्य में इन चीजों से लड़ पाएंगे, लेकिन ये संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो इस बात को ध्यान में रख करके शायद जो है वो जो गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए। एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाना चाहिए डॉक्टर साहब, मैं जो समझ पाया। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, चूंकि आपसे 1 घंटे का ही समय लिया था, समय कुछ ज्यादा हो गया, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। और उससे पहले पंकज जी मेरी बात सुन रहे हो तो उनसे एक अनुरोध कि इस आयोजन को समराइज आप करेंगे। डॉक्टर साहब का परिचय चूंकि शुरू में मैं ठीक से नहीं दे पाया था, तो आप डॉक्टर साहब के बहुत क्लोज रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको एक समराइज आप कर पाएंगे, और आप डॉक्टर साहब का परिचय भी फिर से बता पाएंगे। इस पंकज जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब क्या ऐसी वैक्सीन विकसित की जा सकती है आने वाले समय में रिसर्च के द्वारा जो सभी वायरस जनित रोगों पर एक साथ काम करे, समान रूप से काम करे? नहीं, ये तो मतलब साइंटिफिकली तो मतलब पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के ऊपर
ऐसा एक समझदारी बन सकती है कि किसी प्रकार से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को और ज्यादा प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। तो उसके अंदर एक तो हमने बात किया कि हम अपने खान पान को सुधार के कर सकते हैं, लेकिन इम्यूनोलॉजी को समझ करके, इम्यूनोलॉजी को साइंस के पर्सपेक्टिव में देखने से इम्यून केमिस्ट्री को किस प्रकार से जल्दी से परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे कि उस के इम्यून सिस्टम जल्दी से ट्रेन होकर के इस प्रकार के किसी भी इन्फेक्शन को लड़ने में सक्षम हो जाए। तो इस प्रकार की एक पैन वैक्सीन या एक पैन मैकेनिज्म को डेवलप किया जा सकता है टू improve your and train your immune system almost in no time. तो दैट कैन बी ट्राइड, क्योंकि हर एक वायरस, हर एक बैक्टीरिया अपने आप में अलग होता है। उसके ऊपर जो एपिटोम होते हैं जिनको के पहचान करके एंटीबॉडी बनाई जाती है, तो वो एंटीबॉडी हर एपिटोम एंटीजन के लिए अलग होती है। इसलिए केवल एक वैक्सीन को से यदि हम इससे निजात पा पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद तो पंकज जी करेंगे, लेकिन चूंकि आपने इतने देर तक मेरे सवालों का जवाब दिया और इतने सारे लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे, आपको अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूं। और मैं गीतेश्वर रांची से ये पंकज जी को हैंड ओवर करता हूं। डॉक्टर रामेश उपाध्याय स्वीडन से बैठे हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। पंकज जी से अनुरोध है कि इसको समराइज करें और डॉक्टर साहब का एक परिचय श्रोताओं को दें। धन्यवाद गीतेश्वर जी। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय दूंगा। आप जो है इंडिया के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं गीतेश्वर जी। 30 सालों का जो है पत्रकारिता का या लेखन का अनुभव है, और देश के जितने भी बड़े हिंदी अखबार में हैं उसमें आप वरिष्ठ संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं, स्थानीय संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अभी हमारी जो मैगजीन आने वाली है उसके प्रमुख मुख्य संपादक आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीतेश्वर जी कि आपने जनता से जुड़े जो प्रश्न हैं, जो क्वेरी है, जो खबरों में टुकड़े टुकड़े में आता था, आपने उसको एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल किया, सो दैट ये जो पूरा डिस्कशन है एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में पब्लिक के पास आए। तो ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, एक आप हम बोल सकते हैं आईपी एसेट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स आपने अपने क्वेश्चन के माध्यम से जनरेट किया और डॉक्टर साहब ने अपने आंसर से इसको एनरिच किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का परिचय हम नए परिचय से स्टार्ट करते हैं। ये हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है, आप वहाँ के विजिटिंग प्रोफेसर हुए हैं, विजिटिंग साइंटिस्ट हुए हैं वहाँ पे। तो ये इनका एकदम नया अचीवमेंट है। इसके अलावा जो है ओम एंकोलॉजी है अमेरिका में, उसके जो है ओम एंकोलॉजी के ये चीफ साइंटिफिक ऑफिसर। कोरिया में भी जो है आपका एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं। और उपासला यूनिवर्सिटी जो है स्वीडन में, आप वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और उसका बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे ये चीफ साइंटिफिक ऑफिसर आज भी हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ये काम कर चुके हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। इंडिया में इनकी एक लक्साई लाइफ साइंस करके मेडिकल रिसर्च की कंपनी है जिसके आप सीईओ भी हैं। और लॉन्ग कोविड पे इनकी 2 दवाइयां हैं, कोल्चिसिन और निक्लोसमाइड करके। इन 2 दवाइयों पे, आपकी ही दवाइयों पे इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, सेकंड फेज है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया है। अगर लार्ज स्केल पे बोले कि मास लेवल पे, ये लिसोथो कंट्री है, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो उसके हेल्थ एडवाइजर के रूप में। और अफ्रीकन कंट्री में आपको भी मालूम है कि दवाइयों और स्वास्थ्य की क्या परिस्थिति, तो समय समय पे वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरीज को गाइड करते रहते हैं। इंडिया में भी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में उन्होंने काफी काम किया। इवन पैन इंडिया इन्होंने बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार, वीडियो बुलेटिन के माध्यम से, ये पैंडेमिक जब से आया है तब तो लोगों को जागरूक करते हुए आए हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 65 गाँव को अडॉप्ट किया था थ्रू यूपीडीएफ, और वहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीमीटर बैंक की स्थापना की थी, और 65 गाँव से हमने एलिमिनेट करने में सफलता पाई थी थ्रू
मैसिव स्तर पे जो है हमने ऑक्सीजन और टेम्परेचर की चेकिंग करके लोगों को अवेयर किया और 100 वॉलंटियर जो है डायरेक्ट डॉक्टर साहब को हमको रिपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑक्सीमीटर बैंक कर दिया है, जिसको हो सकता है आने वाले दिनों में जो है UN या WHO के इस एफर्ट को कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज करे, तो बड़ा एफर्ट है। डॉक्टर साहब ह्यूमैनिटी के लिए लगातार जब से हम UPDF से जुड़े हैं और जब से हम इनको जानते हैं उसके पहले से भी लगातार काम करते आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि वीडियो जो है ये पब्लिक एट लार्ज तक पहुंचेगा और वीडियो इंटरव्यू के रूप में भी और प्रिंट इंटरव्यू के रूप में भी जो है ये एक्सेट के रूप में होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और गिरीश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो है मीटिंग यहाँ एंड करते हैं। जस्ट एक मैं बात लास्ट में बोल देता हूँ। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो क्या है, इस प्रकार का ये वेबिनार अरेंज करने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो बात है कि जो ओमिक्रॉन का अभी सिचुएशन है उसमें पब्लिक को पैनिक होने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हमेशा चिंता करते रहना चाहिए। So we should not be panic, we should not be worried, but the government always need to be worried because they need to prepare. ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे जनता में ये संदेश जाए कि अब ये खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट शुड बी वरीड एंड वी शुड लिव विद ईज, दैट हैज टू बी द मोटो। इफ एवरीथिंग विल गो वेल, आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द endemic, we are leading towards the endemic of this pandemic. थैंक यू डॉक्टर साहब, Thank you so much. थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने पंच लाइन दे दिया हम लोगों को। Thank you so much. थैंक यू।